देखो, दो मेथड बताया था। मैंने बताया था कि जब प्रॉब्लम हो जाता है प्रेगनेंसी केस में, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है दो मेथड से, या यूँ कहिए कि लैब में। तो लैब में क्या किया जाता है, एक है कि नेचुरल मेथड और एक होता है कि आर्टिफिशियल मेथड, या लैब में बोल सकते हैं। तो हम लोग एक मेथड पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने बताया था ZIFT सब के बारे में, कि जेड बोले तो जाइगोट इंट्रा फ्लैपियन ट्यूब ट्रांसफर, और एक बताया था IUT, नहीं इंट्रा, हाँ, यूट्रस में जो ट्रांसफर करते हैं। तो ये दो मेथड बता चुके हैं। तीसरा मेथड जो हम लोग का आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन का। इन विवो क्या बोल रहे हैं, इन इन विवो का मतलब होता है नेचुरल कंडीशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे है, फर्टिलाइजेशन, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, नेचुरल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन। तो नेचुरल कंडीशन क्या होगा, मतलब फ्लैपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की ये बात कर रहे हैं। नेचुरली अगर हम बात करें तो यही फ्लैपियन ट्यूब है, यही फ्लैपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। नहीं, और ये फिमरी, इधर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सब दिख रहा है, ये सब क्या है, फिमरी है। तो नेचुरल कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हम लोग जो करवाएंगे, ठीक, तो उसी को बोला जाएगा इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का कुछ टाइप है जिसमें एक आता है GIFT। इन विवो फर्टिलाइजेशन का कुछ टाइप है जिसमें एक आता है GIFT। नहीं, GIFT होता है, पूरा नाम है G फॉर गैमेट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फ्लैपियन, नहीं, F फॉर, T फॉर ट्रांसफर। मतलब ये जो GIFT है, इसमें बोला गया कि गैमेट का ट्रांसफर करवाना है। कहाँ, फ्लैपियन ट्यूब में। अब कहेगा सर क्यों कराएगा गैमेट का ट्रांसफर, तो फीमेल गैमेट जो यहाँ बनेगा ओवरी में, तो ये तो आ गया, यहाँ फीमेल गैमेट तो आ गया, ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन किसी कारणवश मेल मान लीजिए इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, या तो मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, इरेक्शन ऑफ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं हो पा रहा है, तो पॉपुलेशन नहीं कर पा रहा है। पॉपुलेशन नहीं हो रहा है, या नहीं तो इंसेमिनेट नहीं हो रहा है, या इंसेमिनेशन भी अगर हो रहा है तो स्पर्म काउंट बहुत कम है, स्पर्म यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है, इस ओवा तक स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, अगर मान लीजिए स्पर्म यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में जब प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे तब हम लोग सहारा लेते हैं GIFT का। GIFT में गैमेट का हम लोग ट्रांसफर करते हैं। क्या किया जाता है कि जो स्पर्म है उसको लिया जाता है और स्पर्म को कहिए कि यहाँ तक पहुंचा दिया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, आर्टिफिशियल मेथड से स्पर्म को पहुंचा दिया जाता है। कहाँ, फ्लैपियन ट्यूब में। कब पहुंचाएगा, तो फीमेल का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम लेगा कि कब पिछला मेंस्ट्रुएशन कब आया था, नेक्स्ट कब आने वाला है, और उसी से हम लोग डेट निकालते हैं 14वां दिन, ओवुलेशन टाइम जो होगा। तो ओवुलेशन जिस समय होगा ह्यूमन फीमेल का, उसी टाइम में यह स्पर्म का ट्रांसफर करेगा, ताकि इधर से ओवा आए और इधर से स्पर्म आए, तो ये दोनों आपस में मिल जाए। और जैसे स्पर्म और ओवा मिलेगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, स्पर्म ओवा मिला तो क्या बोल दिया जाएगा, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, फ्लैपियन ट्यूब में, नेचुरल हुआ। बस किया क्या गया, गैमेट का ट्रांसफर किया गया, इसीलिए नाम पड़ा है गैमेट इंट्रा फ्लैपियन ट्यूब ट्रांसफर। नहीं, तो गैमेट को हम लोग पहुंचा देते, और गैमेट को कहां पे पहुंचा दिए हम लोग, फ्लैपियन ट्यूब में। और एक बार फ्लैपियन ट्यूब में गैमेट को अगर आप पहुंचा दिए तो कोई इशू नहीं है, आसानी से वहां पे फर्टिलाइज होगा और फिर प्रेगनेंसी भी क्रिएट करेगा। तो GIFT में बस याद रखना है, गैमेट को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, फ्लैपियन ट्यूब। इसी में एक आता है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का केस होता है, AI जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या है AI, इसको समझना है तो यहाँ समझो AI। नेक्स्ट, तो ये क्लियर है। AI के बारे में बात करते हैं। AI में अगर हम लोग देखें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाली बात होती है। इसमें जो हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं AI।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का केस। तो देखो इंसेमिनेशन में क्या है, नॉर्मल केस में जो इंसेमिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होगा, मेल जब फीमेल के साथ कॉपुलेट करेगा तो यही भेजाना में यहाँ पे इंसेमिनेट कर देता है, और इंसेमिनेट किया तो यही स्पर्म जो है कहिए कि तैरते तैरते जाता है कहाँ पे, फ्लैपियन ट्यूब में, इस पोजीशन में, और एक साइड से ओवा इधर से आ रहा होता है और यही स्पर्म और ओवा का मीटिंग हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ बात हो रही है एआई का। एआई बोले तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाना है, मतलब स्पर्म या सीमेन की जो बात कर रहे हैं, सीमेन, तो ये जो सीमेन आपको दिख रहा है इसको जगह पे पहुंचाना पड़ेगा। इस केस में होगा तो पहला है कि मान लीजिए कोई मेल है जो इरेक्ट नहीं हो रहा है पेनिस, पहला चीज। दूसरा, मेल कॉपुलेट ही नहीं कर पा रहा है, कॉपुलेशन में प्रॉब्लम है। तीसरा, मेल का इजुकुलेशन ही नहीं हो पा रहा है। चौथा, उस इजुकुलेशन में सीमेन में स्पर्म ही नहीं है। तो ढेर सारा यहाँ पे रीजन हो सकता है, वो डॉक्टर लोग डिसाइड करता है कि करना क्या है या सुटेबल क्या है, इस पेशेंट के लिए क्या सुटेबल है, उस कंडीशन में करवाया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नहीं, उस कंडीशन में कराया जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में नॉर्मल अगर बात करें तो वेजाइना तक स्पर्म को पहुंचा देना, लेकिन फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है कि इस स्पर्म को क्या किया गया है, यहाँ देखिए एक सिरिंज ले लिया, सिरिंज तो देखे ही आप लोग, और इसमें क्या करता है पूरा सीमेन को भर लेता है, ये इसका पिस्टन है और बाहर ये पुश करने के लिए, तो इसमें पूरा सीमेन है, या यूं कर सकते हैं स्पर्म है। नहीं तो एआई जो करवाएगा, और इसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, ये ट्यूब है, तो छोड़ देना था वेजाना में, लेकिन वेजाना में न छोड़ के डॉक्टर लोग श्योरिटी के लिए इसको क्या करता है, यूट्रस तक पहुंचा देता है, यहाँ पे छोड़ा गया। अब यहाँ स्पर्म छोड़ा गया तो इतना दूर का कहिए पाथ स्पर्म को अपने से नहीं जाना पड़ा, पहुंचा दिया गया भाया मीडिया, और पहुंचा दिया गया तो यही क्या करेगा, जब स्पर्म यहाँ छोड़ा, ओवरी से जब ओवा बाहर निकल के आएगा इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, और इधर से जो स्पर्म पहुंचाया गया ये स्पर्म यहाँ पहुंच जाएगा और फर्टिलाइजेशन नेचुरल होगा। तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन का ये भी केस है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यूट्रस के अंदर पहुंचा दिया जाता है। एआई और भी केस में किया जाता है, अगर मान लीजिए कोई फीमेल है जिसको बेबी अच्छा चाहिए, नहीं बेबी सुंदर चाहिए, तो सुंदर बेबी चाहिए तो हस्बैंड कोई जो मेल है, मान लीजिए हस्बैंड उसका सुंदर नहीं है या कोई वैल्यूएबल कैरेक्टर हस्बैंड के पास नहीं है और उसको चाहिए वो कैरेक्टर, उस कंडीशन में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है, एआई करवाया जाता है। जैसे खासकर ये चीज गाय वाय के केस में बहुत ही कॉमन है, ह्यूमन के केस में भी है लेकिन गाय में तो एकदम कॉमन है। गाय में आजकल जितना भी रिप्रोडक्शन करवाया जा रहा है एआई का ही सहारा लिया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लिया जाता है। गाय के केस में क्या होता है कि एकदम तगड़ा जो बुल है, नहीं गाय का जो मेल होता है जो एकदम तगड़ा है, मजबूत है, मस्कुलेचर डेवलपमेंट ज़्यादा है, उसका स्पर्म या सीमेन कलेक्ट कर लिया जाता है और वो सीमेन मार्केट में सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है। अब मार्केट में सीमेन आ गया, अब किसी गाय को प्रेग्नेंट होना है, आपको पता है कि हम लोग को मिल्क चाहिए और दूध तभी आएगा जब प्रेगनेंसी हो जाएगा, प्रेगनेंसी के बाद पार्चुरेशन के बाद बेबी होगा तभी दूध आएगा। तो गाय को जनरली लोग क्या करते हैं, हमेशा प्रेग्नेंट करवाते रहते हैं, तो डॉक्टर को, वेटनरी डॉक्टर को बुलाया जाता है एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और वो लोग कैसे करेंगे, तो पूरा हैंड का ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स, और कहिए कि गाय का जो भैजाना है उसमें पूरा हैंड डाल देते हैं अंदर, उसके बाद उसका सर्विक्स पाल्पेट करते हैं, सर्विक्स, तो सर्विक्स टिप पार्ट है, प्लस सिरिंज एक लिया जाता है, लंबा सा सिरिंज, सिरिंज में पूरा सीमेंट डाल दिए और एक पतला सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर उसमें डाल दिया जाता है, या तो स्टेनलेस स्टील का होगा नहीं तो कांच, और फिर पहले हैंड डालिए और हैंड के सहारे मान लो सर्विक्स यहाँ पे, उस सिरिंज को डाल दिया जाएगा कहाँ पे, इसके अंदर घुसा देगा और जाके पुश कर देगा, और पुश कर देगा तो क्या हो जाएगा, गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो आजकल गाय वाय के केस में या जानवर के केस में एआई मतलब फ्रिक्वेंटली करवाया जा रहा है। वैसे ह्यूमन के केस में भी एआई हो सकता है, ह्यूमन के केस में भी आसानी से एआई हो जाएगा। मान लीजिए कोई फीमेल को प्रेग्नेंट होना है और उसको प्रॉब्लम हो रहा था
प्रेगनेंसी केस में, तो यहाँ पे एआई आसानी से करवाया जाएगा। क्लियर है? तो एआई वाला ये केस होगा। अब एआई के बाद एक टर्म आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये क्या टर्म है? नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी आखिर बोलते किसको है? तो चाहिए, क्लियर है? ये बस एक दो को टर्म बताना है इसमें और। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो हम लोग जब बात करने जा रहे हैं किस पे? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी हेडिंग डालते हैं। नहीं, टेस्ट ट्यूब तो पता ही होगा आपको। टेस्ट ट्यूब, TUB, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी की जो बात करें तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इन विवो भी फर्टिलाइजेशन करवाया। इन विट्रो और इन विवो दोनों मेथड से हो सकता है। ऐसे यहाँ पे बताया ज्यादातर जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल जो मैंने बताया था। टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में क्या किया जाता है कि मान लीजिए ये मेल है, नहीं, और ये फीमेल है। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अब मेल का क्या करेगा? स्पर्म ले लेगा और फीमेल का ओवा ले लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। स्पर्म और ओवा को बाहर निकाल लिया, और स्पर्म और ओवा को जो बाहर निकाला इसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया। ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब है। तो इधर से क्या करेगा? स्पर्म और ओवा इसी में डाल दिया, ये दोनों को डाल देगा और इसी स्पर्म और ओवा को मीट करवाया जाता है। बोले तो ये ओवा और इसी के अंदर मान लीजिए ये स्पर्म इंटर करवा दिया, ये स्पर्म है। और जब स्पर्म और ओवा मिल जाएगा तो यही टेस्ट ट्यूब में क्या बनेगा? जाइगोट। यही जो टेस्ट ट्यूब है, बात नहीं पीछे, क्या बन जाएगा? जाइगोट बन गया, जाइगोट। स्पर्म ओवा को जब फर्टिलाइज करवाया गया तो क्या बन चुका है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट का जो फॉर्मेशन हुआ है तब या तो यहाँ ZIFT करवा देगा। मान लीजिए कोई इसी फीमेल को अगर चाहिए, अपने अंदर ही चाहिए, तो इसी फीमेल का यूट्रस को बाहर निकाल के देखते हैं हम लोग इस तरह से। ये तो फ्लैपियन ट्यूब। आप देखो ये जो जाइगोट है, तो इस केस में क्या करेगा? इस केस में या तो जाइगोट का ट्रांसफर करवा दीजिए। तो जाइगोट का कहाँ ट्रांसफर करवाएंगे? अगर हम लोग को जाइगोट भेजना होगा तो इस पोर्शन पे भेजना पड़ेगा, नहीं तो सिरिंज या निडिल के हेल्प से इस पोर्शन पे भेज दीजिए, तो ये फीमेल खुद प्रेग्नेंट हो जाएगी, जाइगोट। और अगर यूट्रस में भेजना है, यूट्रस में डालना ज्यादा आसान होता है। यूट्रस में डालना है तो इस जाइगोट को और ग्रो करवाने दीजिए। कहां तक ग्रो करेगा? मोरुला। और मोरुला स्टेज से जैसे आगे आएगा उसको आप यूट्रस में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यूट्रस में ट्रांसफर किधर से होगा? वेजाइना होते हुए ट्रांसफर किया जा सकता है यूट्रस में। तो ये फीमेल प्रेग्नेंट हो गई। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं है कि सारा बेबी टेस्ट ट्यूब में ही होगा। एक्चुअल में टेस्ट ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, वो तो मैं आपके लिए डाल दिया हूँ टेस्ट ट्यूब। पेट्री प्लेट में ये जो टेस्ट ट्यूब बनाया हूँ रियल में इस तरह का एक चौला प्लेट होता है, इसमें खाना पीना दे दिया जाता है, इसी में ओवा भी डाल दिया जाता है, स्पर्म भी डाल दिया जाता है और इसमें फर्टिलाइज कराया जाता है। इसको बोलता है पेट्री प्लेट, लेकिन नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी इसीलिए मैंने आपको टेस्ट ट्यूब लिख दिया। टेस्ट ट्यूब में भी हो सकता है, पर्सनली में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें करवाया जाता है। अब फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद इसका ट्रांसफर करेगा। अब ट्रांसफर करेगा तो या तो जाइगोट का ट्रांसफर करवाना है तो यहां घुसेर देगा, और अगर यूट्रस के अंदर करवाना है बोले तो मोरुला स्टेज के बाद करवाना है तो यूट्रस में ट्रांसफर करेगा। तो ये जो होता है इसमें क्या हुआ? यही फीमेल प्रेग्नेंट हुई, तो इसी बेबी का नाम क्या पड़ जाएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हुआ, नहीं
वहाँ पे हम लोग कहिए कि टेक्नोलॉजी का सहारा लिए हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। और 32 सेल स्टेज में कराएंगे 16 के बाद, तो फिर वो क्या कहलाएगा, यूट्रस में इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी करवा दीजिए, यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से कराया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको मां बनना ही नहीं, इसको खुद प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं करना है, तो प्रेगनेंसी फिर कौन क्रिएट करेगा? तो कभी कभी एक आता है कि भाड़े की मां, एक टर्म सुने होगा, सेरोगेट मदर। ये मां है, ये कोई थर्ड पर्सन है, यहाँ ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये दोनों को बच्चा चाहिए, इस दोनों को चाइल्ड चाहिए, तो ये दोनों क्या करेगी कि अपना ओवा दे देगी, ये स्पर्म दे दिया, फर्टिलाइजेशन भी करवा दिया गया, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसके यूट्रस में ट्रांसफर करवा दिया। तो स्पर्म किसका है? इसका। ओवा किसका है? उसका। और ये जो है, ये जो मां बनी, तो ये सेरोगेट मदर कहलाती है। इसको बोलते हैं सेरोगेसी या सेरोगेट। नहीं, सेरोगेट मदर, इसको क्या बोलेंगे? सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर का मतलब हो गया भाड़े की मां, भाड़े की मां। एक्चुअल में ये कब करवाया जाता है सेरोगेसी? अगर फीमेल का मान लीजिए यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम था, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा, यूट्रस में प्रॉब्लम होगा तो प्रेगनेंसी नहीं, उस केस में सेरोगेसी का सहारा लिया जा सकता है। या आजकल क्या हो गया है कि फैशन हो गया है सेरोगेट। वैसी फीमेल जो वर्किंग लेडीज है, मान लीजिए कि उसका सालाना इनकम 1 करोड़ का है, कोई फीमेल है, ऑफिस जाती है, 1 करोड़ रुपया उसको कंपनी वाला देता है, अब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसको दिक्कत हो जाएगा। वैसे तो आपको बता दूं, प्रेगनेंसी केस में कम से कम 6 महीने का छुट्टी वो ले सकती है, जॉब से नहीं निकाली जाएगी। और अगर कोई कंपनी जॉब से निकाल दिया उसको, तो समझ लीजिए उस पर केस हो जाएगा। नहीं, ये नियम है यहाँ का कि 6 महीने तक प्रेगनेंसी में आप छुट्टी ले सको। मैटरनिटी लीव लगा जाता है, मैटरनिटी लीव बोला जाता है, वो लड़की लोग के लिए स्पेशल लीव होता है, लेडीज़ के लिए, शादीशुदा जो भी है उसके लिए 6 महीने का लीव। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी है तो फिर 6 महीने का मिलेगा। नहीं, इधर अब बढ़ाया है कुछ, जहाँ तक पहले था 6 महीने, इधर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, शायद 9 महीने तक किया है ना, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। पहले 6 महीने तक, पुराना 6 ही महीने। अब सुनिए, अब उस केस में मान लीजिए करोड़ों का उसका नुकसान है, तब उस केस में फीमेल क्या करेगी? सेरोगेसी का सहारा लेगी। ये जो मदर है इसको पैसा चाहिए, मान लीजिए ये 10 लाख में तैयार हो गई, तो पहला तो होता है कि सेरोगेट, मान लीजिए कि इसी की कोई बहन वहन थी जो तैयार हो जाए तो और अच्छा बात है। नहीं, बस करना कुछ नहीं है, ट्यूब लेके अंदर में डाल देना रहता है, या नहीं तो कोई भी अदर पर्सन, वो सेरोगेट मदर ही कहलाएगी। क्लियर? तो सेरोगेसी, इसको चाहिए पैसा। तो जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, जो बेबी हो गया, तो बेबी को लेके ये लोग चला जाएगा, बेबी को ले लेगा वो लोग, और इसको क्या मिल जाएगा? पैसा। तो सेरोगेसी इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इवन और भी एक कंडीशन है, जैसे हीरोइन सब जितनी भी है, तो अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या है कि फीमेल का कहिए कि पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। नहीं, फीमेल का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। फीमेल वेट गेन कर जाती है, नहीं, देखने में थोड़ी भद्दी दिखने लगेगी। अब हीरोइन है, मोटी ताजी दिखे, भद्दी दिखे, वो बोलते हैं ना फिगर खराब हो जाए, सही लुक ना आए, तो उसको कौन हीरोइन लेगा? तो उसको मूवी वूवी नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या है, वो लोग सेरोगेसी का हेल्प लेते थे। आप लोग बहुत बार सुने होइएगा हीरोइन सबको कि अचानक से उसको चाइल्ड हो गया, तो कहाँ से हो गया? 9 महीने से कोई खबर नहीं था, अचानक से हो गया, तो वही सेरोगेसी का कहानी है। तो इंडिया में अब बता दूं कि इस पे बैन लग गया, इंडिया में बैन लग गया कि आप सेरोगेसी नहीं करवा सकते, और सेरोगेसी करवाना है तो उसके लिए प्रॉपर मतलब डॉक्टर से सलाह लेना का जरूरत है। डॉक्टर अगर लिख के देगा कि फलना के यूट्रस में ही प्रॉब्लम है, तब उस कंडीशन में आप सेरोगेसी करा सकते हैं। अगर फीमेल सब कुछ से ठीक है तो आप सेरोगेट मदर का हेल्प नहीं ले सकते पैसे के कारण। तो इंडिया में अब इस पे बैंड लगा दिया गया सेरोगेसी। क्लियर है?
फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम लोग बात करते हैं, लुइस जॉय ब्राउन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? लुइस जॉय ब्राउन, जो 1978 में बनाया गया था। 1978 में इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में कहाँ पे किया गया था? और नाम क्या था बेबी का? अच्छा, ये भी डेट भी याद रख सकते हैं आप, 25 जुलाई था। 25 जुलाई 1978 इंग्लैंड में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म लिया था, जिसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका नाम है दुर्गा। इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जिसका नाम क्या है? दुर्गा। तो दुर्गा जो है इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है। और लुइस जॉय ब्राउन इंग्लैंड का या पूरे वर्ल्ड का कह सकते हैं कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का ये कतई मतलब नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में उसका जनरेशन, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन तक आएगा, बहुत से बहुत मोरुला और ब्लास्टुला स्टेज तक लाएगा, चलिए। उसके बाद वो किसी न किसी फीमेल के यूट्रस में ही जाएगा। अलग बात है या तो उसके माँ के यूट्रस में चला जाए या नहीं तो भारे की माँ के यूट्रस में चला जाए और वहीं पे उसका डेवलपमेंट होगा। साइंस अभी तक इतना डेवलप नहीं कर पाया है कि आर्टिफिशियल यूट्रस बना दे। जिस दिन आर्टिफिशियल यूट्रस बनेगा उस दिन कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होना नहीं चाहेगी। तब क्या किया जाएगा? पैसा दे दिया जाएगा लैब वाले को, स्पर्मोवा पहुंचा दिया जाएगा, फर्टिलाइजेशन करके यूट्रस में डाल के छोड़ देगा 9 महीने तक। अब 9 महीने तक अपने बेबी को पेट में लेके कौन घूमेगा अगर बन जाएगा तो? जैसे हम लोग की माँ क्या की, हम लोग को 9 महीने तक अपने यूट्रस में लेके चले। आप जरा इमेजिन करके देखो, शुरुआत का 1-2 महीना तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 महीने के बाद जब वेट गेन करने लगेगी, पेट वेट बाहर निकलने लगेगा, चौथा 5वां महीना में तो बहुत ज़्यादा निकलने लग जाता है। तो उसमें क्या होता है? वेट ज़्यादा होता है तो कमर का बोन जो है, बैकबोन, वो खिंच जाता है, नहीं खिंचा गया। प्लस क्या हो जाता है वहाँ पे कि सांस लेने में भी तकलीफ होने लगता है माँ को, खाना खाने में तकलीफ होने लगता है, चलने फिरने में तकलीफ होने लगता है। तो इतना तकलीफ झेलने से अच्छा है कि उसमें डाल दे। तो हम लोग की माँ 9 महीने तक कहिए कि बहुत ही पीरा, मतलब सही है, तभी तो वो माँ कहला रही है। माँ माँ ही होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इज्जत नहीं देते। नहीं, बहुत सारे बच्चे मदर से जैसे तैसे बात करते हैं। आप बस एक बात दिमाग में डाल लो, माँ और बाप किसी का भी हो, वो आपके लिए आपका जीता जाता भगवान है। भगवान को देखना है तो अपने मदर फादर को देखो, वो आपके लिए वो भगवान है, उससे कम नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि माँ कुछ बोल दी तो बुढ़िया चुप रहा है, पापा कुछ बोल दिए तो हम लोग को बुरा लगता है। आपका बुरा 2 ही 3 लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं चाह सकता है। अगर कनपट्टी पे गन भी रख दे ना आपके फादर का और बोल दे कि आपके बारे में कुछ बुरा सोच ले, बुरा बोल दे, बुरा कर दे, अगर ठोक दो, लेकिन करेंगे नहीं। नहीं, ये बात तभी समझ में आएगा जब आप खुद माँ बाप बनिए। तो वो बुरा सोच ही नहीं सकते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं आपके लिए बोला जा रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं तो आपके लिए बोला जा रहा है। नहीं तो उसको सुनिए और उनके अकॉर्डिंग ढलिए, वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। आप अभी 17-18 साल के हैं, उनका एज 40 साल, 45 साल, 50 साल हो गया है। तो ये जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस बोल रहा है। आप उसको वो भी नहीं सोच पा रहे हैं जो वो सोच रहे हैं, आप वो चीज नहीं देख पा रहे हैं जो वो देख ले रहे हैं। नहीं, और माँ तो खैर बाप से 9 महीना पहले से जान रही है, 9 महीने तक अपने पेट में रखी ना। बाप तो 9 महीना बाद जाना, लेकिन माँ 9 महीना एक्स्ट्रा। इसीलिए तो भगवान का दर्जा दिया गया। अगर वो लोग ना होते तो हम लोग कहाँ से। और हम अपने माँ बाप के लिए भी, अगर आप जैसे फादर भेज दिए मेडिकल कंप्लीट करो, आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, फिर लानत है। पढ़ाई करने भेजे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लानत है। चाहे वो चाह रहे हैं कि आप वो कर लो, उसमें उनका स्वार्थ नहीं है, उसमें आपका है, भला छुपा हुआ है, इसीलिए वो चाह रहे हैं। तो इसीलिए जब भी बोले तो ध्यान से सुनिए। 9 महीने तक बहुत ही दर्द सह के माँ अपने बेबी को पेट में रखती है। बाप का औकात नहीं है कि एक ईटा 5 kg का अपने पेट पे 5 दिन बांध के रख ले। कोई भी मेल मेंबर नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं। वो एक माँ ही थी इतना कर ले। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी वाला बात बता दिया। तो जब आर्टिफिशियली आ जाएगा
इसलिए भी मना किया गया कि सेरोगेसी मदर में क्या हो जाता है, बच्चा 9 महीने तक यहाँ रहा और फिर बच्चा को उधर किया तो बच्चा को भी प्रॉब्लम होने लगता है और इसका बॉन्डिंग इस बच्चे के साथ अच्छा नहीं हो पाता है। 9 महीने तक जो पेट में रखती है उसमें बॉन्डिंग तगड़ा होता है बेबी। तो ये सब कुछ कंडीशन है जिसके कारण इंडिया में बैन कर दिया गया सरोगेट मदर। क्लियर है? नेक्स्ट एक स्टेप पे आते हैं। एक दो टर्म है, ऐसे तो वो सब जेनेटिक्स जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल बात करूंगा। एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड की बात कर रहा है। एक्चुअल में जब प्रेगनेंसी कंडीशन होता है, एक प्रेगनेंसी कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड की हम लोग बात करते हैं। क्या एमनियोटिक फ्लूइड मैं दिखाता हूँ आपको, बोर्ड पे डालता हूँ एक फिगर, कुछ बात यहाँ से समझ में आएगा। एमनियोसिंथेसिस ये देखिए एक फिगर आएगा, नहीं अब क्या हो जाता है यहाँ, अरे ये क्या आ गया, ये नहीं कहाँ गया, ये वाला जो फिगर है इसी फिगर पे थोड़ा बात करेंगे। नहीं इसी फिगर पे हम लोग को बात करना है। एमनियोसिंथेसिस पे जो बात करेंगे तो होता क्या है कि माँ के यूट्रस के अंदर, माँ के यूट्रस के अंदर बेबी है, यही माँ का यूट्रस है। और इसी यूट्रस के अंदर क्या है, बेबी। हम लोग भी 9 महीने तक माँ के यूट्रस के अंदर ही थे। आपको बता दूं जो बेबी का ग्रोथ होता है फ्लूइड के अंदर होता है, लिक्विड के अंदर होता है। इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा पड़ा रहता है, पानी। और वही जो फ्लूइड है तो एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। इसमें पूरा पानी भरा पड़ा है, ये पानी भरा पड़ा है। और उसी में बेबी रहता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है, कभी कभी क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में कुछ लगता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। जनरली अल्ट्रासाउंड में बहुत बात पता चल जाता है और डॉक्टर को अगर कंफर्म होना है कि रियल में प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे डॉक्टर, एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट लिख देंगे। अब एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट लिखे तो एमनियोटिक फ्लूइड को निकालना पड़ेगा। अब एमनियोटिक फ्लूइड निकाले कैसे, तो नीडल का सहारा लिया जाता है। 19 डिग्री ये जो सरफेस है इसके 19 डिग्री पे ये सिरिंज डाला जाता है सीधा। लेकिन ध्यान रहे कि बेबी में ये सिरिंज नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए बेबी का हेड अगर इधर रहे, सिरिंज घुस जाए, कहानी खत्म हो जाएगा। हार्ट में घुस जाए, कहानी खत्म हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए अल्ट्रासाउंड का सहारा लिया जाता है। ये जो अल्ट्रासाउंड का नोब है, अल्ट्रासाउंड के नोब से ये जो दिख रहा है आपको, ये पता लगाया जाता है कि बेबी का पोजीशन अभी क्या है, करंट पोजीशन। और देन इधर से सिरिंज को डाला जाता है और यहाँ से कुछ फ्लूइड को निकाल लेगा। तो इसी चीज को यहाँ दिखाया, यहाँ जो लेयर है तो ढेर सारा लेयर होता है। एक स्किन का सबसे ऊपर लेयर, फिर फैट वाला लेयर सब यहाँ पे मौजूद होता है, फिर यूट्रस का वाल सब यहाँ पे ढेर सारा लेयर मौजूद होता है। और एमनियोटिक कैविटी में घुसा के क्या किया, फ्लूइड को निकाल लेता है। और ये कब किया जाता है, तो 14 to 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब 14 वीक करने का मतलब कितना हो गया, तीसरे महीने के बाद। 12 महीना 12 वीक, 12 वीक तो 3 महीना, तो तीसरे महीने के बाद चौथे महीने में कहिए कि इस तरह से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाए। और एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के उसका फिर जांच किया जाएगा, चेक किया जाएगा। और जब इसका चेक किया जाएगा तो उस चेक में कुछ कुछ बात पता चलता है फ्लूइड के द्वारा। क्या क्या चीज पता कर सकते हैं हम लोग, तो एमनियोटिक फ्लूइड के सहारे से हम लोग पता कर सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या पता कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। पहला चीज जेनेटिक डिसऑर्डर को पता किया जा सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जेनेटिक डिसऑर्डर कहने का मतलब है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी।
जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर एक आध लिख दूं, डाउन सिंड्रोम नाम सुने हो? डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, कैलीफिल्टर सिंड्रोम, क्राइडू-कैट सिंड्रोम, ये जितना भी मैंने नाम लिया ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है। और ये सब सिंड्रोम पता किया जा सकता है एमनियोटिक फ्लूइड से। तो सर कैसे पता करेगा एमनियोटिक फ्लूइड से? ये जो एमनियोटिक फ्लूइड लिया तो इसमें क्या होगा, इसे बेबी का भी सेल आ जाएगा इसमें, और जो बेबी का सेल जो आ गया इसमें तो इसके न्यूक्लियस भी आ गया। इसका मतलब न्यूक्लियस आया तो इसका क्रोमोजोम सब भी आ गया, तो इसके सेल को निकाला जाता है और इसके क्रोमोजोम को देखा जाता है, क्रोमोजोम। अगर बेबी में मान लीजिए क्रोमोजोम का नंबर काउंट किया, क्रोमोजोम 45 है तो प्रॉब्लम है, अगर क्रोमोजोम 47 है तो भी प्रॉब्लम है। होना कितना चाहिए था? 46। अगर 45 है तो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, 47 है तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, कैलीफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है, पटाउ सिंड्रोम हो सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है। मतलब एक भी क्रोमोजोम अगर बढ़ गया तो एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर वाला बेबी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करता, वो मारा जाएगा, क्योंकि नाम ही है सिंड्रोम। सिंड्रोम, सिंड्रोम किसको बोलते हैं? डिजीज और सिंड्रोम में अंतर है। अगर एक चीज में प्रॉब्लम है, एगो मान लीजिए किसी का हार्ट से प्रॉब्लम है तो बोलेंगे हार्ट डिजीज है, किसी का लीवर में प्रॉब्लम है तो बोलेंगे लीवर में डिजीज, लीवर से, किडनी में है तो किडनी डिसऑर्डर है। लेकिन सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। अगर किसी का ढेर सारा हार्ट, लीवर, किडनी सब फेल्योर है, दिक्कत है, तो बोलेंगे उसमें सिंड्रोम है। सिंड्रोम का जब भी बात करेगा तो ढेर सारा डिजीज उसमें हो जाता है, तो इसमें ढेर सारा डिजीज रहेगा तो ये बच्चा सर्वाइव ज्यादा दिन तक नहीं करता। अब मान लीजिए बीमार बच्चे को जन्म देने से अच्छा है कि जन्म ना दे, क्या कि बच्चा किसी का भी हो और कैसा भी हो उसके लिए प्यारा होता है, उसके माँ बाप के लिए, उसके माँ बाप के लिए वो हजारों में एक है। तो मान लीजिए यही बच्चा अगर गड़बड़ पैदा ले लिया, डाउन सिंड्रोम ले लिया, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, अब बच्चा पैदा ले लिया तो माँ बाप का उससे सेंटिमेंट जुड़ जाता है, माँ का कुछ ज्यादा ही रहता है, 9 महीने तक रखिए अंदर तो एक्स्ट्रा 9 महीने वाला सेंटिमेंट नहीं वो जुड़ा रहेगा। अब मान लीजिए यही बच्चा 6 साल, 7 साल, 10 साल मतलब एडल्ट होने से पहले मर जाए, और निश्चित है कि मरेगा ही मरेगा, तो डॉक्टर भी इसको नहीं बचा पाएगा कि क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। अभी भी मेडिकल साइंस कहीं कहीं पे आके फेल हो जाता है, खासकर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर इस सब में फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल है, ना के बराबर होता ही नहीं है कि ये तो ठीक ही नहीं होगा। तो वैसे बच्चे को डॉक्टर तब सलाह देता है कि बच्चा गड़बड़ है, ऐसे बच्चे को रखने का कोई मतलब नहीं है, आप अबॉर्ट करवा दो। तो एमटीपी पे चला जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो आपको बताया था, तुरंत एमटीपी करवा दिया जाएगा इसका, क्या कि बीमार बच्चा था, एमटीपी करवा देगा। और भी चीज पता लगाया जा सकता है एमनियोटिक फ्लूइड का स्टडी करके, आपको पता लगाया जा सकता है क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर तो है ही, दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी पता लगाया जा सकता है। मेटाबॉलिक, इसको भी पता लगाया जा सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन हो जाए, किसी एंजाइम का डिफिशियंसी हो जाए, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सब भी पता लगाया जा सकता है एमनियोटिक फ्लूइड के सहारे से। इवन एमनियोटिक फ्लूइड का सबसे ज्यादा यूज होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। बार बडी, सेक्स डिटर्मिनेशन को समझते हैं, बार बडी क्या है, क्लियर है? तो सेक्स डिटर्मिनेशन में एमनियोटिक फ्लूइड का यूज किया जाता है, अच्छा खासा यूज किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का, इसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एमनियोटिक फ्लूइड के सहारे से क्या करवाया जा सकता है? सेक्स का डिटर्मिनेशन। नहीं, क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? देखो, आप लोग को पता होगा कि 2 गो एक्स है, 2 गो एक्स है तो ये फीमेल है, और एक एक्स एक वाई है तो ये मेल है। तो फीमेल में क्या होता है, 2 एक्स का रिपीटेशन है, 2 गो एक्स है, और मेल में 1 गो एक्स है। तो मेल फीमेल को इक्वल करने के लिए नेचर हमारा क्या करता है, फीमेल का जो एक एक्स क्रोमोजोम है इसको हेट्रोक्रोमेटाइज कर देता है, हेट्रोक्रोमेटाइज कर देगा, टाइप पैकिंग करवा देगा इसका, तो हेट्रोक्रोमेटाइज कर दिया। और यही हेट्रोक्रोमेटाइज एक्स क्रोमोजोम जो है इसी को बोला था बार बॉडी।
मतलब 2x है तो एक x को साइलेंट करवा दिया है। हेट्रोक्रोमेटाइज मतलब टाइट पैकिंग, उसको बोलते हैं बार बडी। बार बडी का ये मतलब नहीं है कि एक्स क्रोमोसोम खराब हो गया, खराब उराब नहीं होता है, बस उसको तत्काल साइलेंट कर दिया, पैक कर दिया। जैसे मान लो आपके घर में कोई फंक्शन था और आपके घर में मान लीजिए 5 लोग इन्वर्टर आपको गिफ्ट कर दिए, इन्वर्टर और बैटरी। आपका घर में इन्वर्टर का यूज एक गो है, इन्वर्टर बैटरी का, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो 4 इन्वर्टर किसी को दान कर दीजिए, वैसे तो इतने दानी हम लोग होते नहीं हैं, तो क्या करते हैं उसको पैक वैक करके छज्जी पे चढ़ा देते हैं कि जब ये वाला जो नीचे है जो फंक्शन में वो खराब होगा तो उतार लेंगे। तो ऊपर छज्जी पे जो पैक करके रखा हुआ वो खराब हो गया क्या, तो खराब नहीं है, तो खराब नहीं है, तो बस रखा हुआ है, सब चीज सही है, तत्काल यूज नहीं था तो रखा हुआ है। एग्जैक्टली वही काम यहाँ होता है। फीमेल में 2x क्रोमोजोम है तो एक एक्स यूज नहीं होता और एक एक्स यूज में है। जानबूझ के ऐसा किया गया क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स, एक एक्स है, तो बैलेंस करने के लिए क्या गया, तो एक को बोला जाता बार बडी। तो बार बडी दिखता है फीमेल में, मेल में बार बडी नहीं दिखेगा। अगर कभी आपसे पूछ दे नंबर ऑफ बार बडी या बार बडी का फॉर्मूला क्या है, बार बडी, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1। बार बडी निकालने का ये फॉर्मूला है। मतलब मेल में कितना एक्स क्रोमोजोम है, एक, एक में एक घटाइएगा तो 0, तो मेल में बार बडी नहीं होता है। फीमेल में कितना एक्स है, 2, तो 2 में एक घटाइएगा तो फीमेल में क्या हो गया, एक बार बडी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो फीमेल में एक बार बडी आपको देखने को मिल जाएगा, मेल में बार बडी वाला कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। क्लियर है, बार बडी। लेकिन मेल में एक कंडीशन है जिसमें बार बडी दिख जाता है। मेल अगर ऐसा हो, मेल का अगर जेनेटिक मेकअप एक्स, देखो बोर्ड पे नजर रखना, एक एक्स फीमेल, ये भी फीमेल, कितनों एक्स हो तो ये फीमेल होगी, लेकिन एक को वाई आया तो मेल हो जाएगा। वाई आया मतलब मेल, एक्स कितना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो एक सिंड्रोम होता है एक्स एक्स वाई, जिसको बोलते हैं कैल्नीफिल्टर सिंड्रोम। तो वाई आया तो मेल हो गया, वाई आया तो मेल आ गया, लेकिन देखो इसमें 2 एक्स क्रोमोजोम है तो एक एक्स हेट्रोक्रोमेटाइज हो जाएगा। इस कंडीशन में मेल में बार बडी दिख जाएगा, कैल्नीफिल्टर सिंड्रोम में। और कैल्नीफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, नहीं इसको बोलते हैं कैल्नीफिल्टर सिंड्रोम। डबल एक्स वाई जेनेटिक मेकअप पूछा हुआ है पिछले के पिछले साल, पिछले के पिछले साल पूछा था डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल कौन सा सिंड्रोम में, 4 ऑप्शन दिया था, एक मारना था कैल्नीफिल्टर सिंड्रोम, कि मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट किस में हो जाता है। तो ये तो कहने का मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड से ढेर सारा चीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। और एमनियोटिक फ्लूइड जैसा कि मैंने बताया कि 14 से 15 महीना के आसपास इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के जब एग्जामिन किया जाता है तो उससे आप जेनेटिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पता कर सकते हैं, आप सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि अंदर पलने वाला लड़का है कि लड़की है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड में बार बडी दिख रहा है तो लड़की, और बार बडी नहीं दिख रहा है तो लड़का। तो सिंपल सा ये चीज है। आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जितना पढ़ना था लगभग बात हो गया, सिर्फ एक चीज अभी मैं नहीं बताया हूं, वो है आपका जेनेटिक है, सॉरी क्या बोलते हैं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसमें वो चीज तत्काल नहीं बताया इसलिए कि वो अलग से डिजीज वाला मेरे पास, मैं डिजीज जितना भी दिया है आपका एक जगह कलेक्ट किया हुआ हूँ, एक साथ उसको करेंगे। क्लियर है, उसको छोड़ के आप क्वेश्चन बना के देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये वाला टॉपिक डन। हाँ बाबू, क्या नहीं समझे, एक्चुअली फ्लूइड बनेगा तब तो टेस्ट कीजिएगा। हाँ होगा, दिक्कत तो होगा। सेफ एमटीपी कब बताया था, 3rd ट्राइमेस्टर तक, 12वां महीना तक, उसके बाद थोड़ा अनसेफ हो जाता है। लेकिन अब ऐसे बच्चे को पैदा करने से क्या फायदा जो बीमार होगा, तो वहाँ पे डॉक्टर लोग फिर एक्चुअल में ये साइज इसका बढ़ जाता है, उसका इसको अंदर में कहिए कि ब्रेक करके तब निकाला जाता है। क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो, बढ़ो आगे। चलिए नया
चैप्टर पे आते हैं हम लोग। अब नया चैप्टर हम लोग को पढ़ना है प्लांट रिप्रोडक्शन। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ।